हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एम सुंदराम क्लास। आप सबका स्वागत है और आज एक नए अनदर वीडियो में लेकर आए हैं आप सबके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं ना। CGPSC व्यापम में काफ़ी सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन और सहायक शिक्षक ज्ञान प्रयोगशाला से लेकर लैब अटेंडेंट के काफ़ी अच्छा पोस्ट है। आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप लोग तैयारी करना है बहुत अच्छे से। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टमक है, आमाशय, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर और सब्सक्राइब में कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। तो आप लोग याद से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट है, जो स्टमक के बारे में उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। पता है क्या क्या विशेषता है? तो पहला है हमारा है भोजन नलिका, ठीक है, फूड पाइप बोला जाता है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये पाइप की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसका जो सेकंड विशेषताएं हैं वह भोजन मुख से आमाशय तक क्रमानुकंचन गति द्वारा पहुंचती है, ठीक है। जैसे हम भोजन मुंह में लेते हैं और चबाते हैं और लार उसमें मिलते लुगदी के समान बन जाता है, तो भोजन मुंह से लेकर आमाशय तक पहुंचने में क्रमानुकंचन गति के द्वारा पहुंचता है, जिसको क्रमानुकंचन गति बोला जाता है, क्योंकि पहुंच जाता है। और आमाशय के अंदर जो HCl एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, जो भोजन में उपस्थित सभी प्रकार के बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देता है। वो HCl का वर्क रहता है, काम रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आमाशय में HCl पाया जाता है। और क्रमानुकंचन गति के द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है, ये IMP क्वेश्चन है। और HCl पाया जाता है, वो भी IMP क्वेश्चन में से एक है, तो अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। सेकंड जो इसका थर्ड जो इनका विशेषता ये है कि भोजन नलिका में कोई भी पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती। डियर स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की जो डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है, पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती भोजन नलिका के अंदर में, ठीक है। भोजन नलिका में किसी प्रकार की पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती। अब है आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रह सकता है। 4 से 5 घंटे तक आमाशय में भोजन रह सकता है, लेकिन फिर भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है चालू रहता है, पाचन की क्रिया जो क्रमानुसार चालू रहता है। मनुष्य में आमाशय का आकार जे आकार का होता है। इंग्लिश का आपने अल्फ़ाबेट देखा होगा डियर स्टूडेंट, उसमें जे के आकार का जो हमारा आमाशय रहता है उस टाइप से रहता है, जे के आकार का। इन अल्फ़ाबेट में इसका साइज हमेशा पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम सब में भी आया हो गया हुआ है, और ये भी IMP क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से नोट कर ले। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आमाशय में जो भोजन रहता है उसे काइम कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं और जो भोजन आमाशय में जो पहुंचता है उसको बोला जाता है काइम, ठीक है, काइम बोला जाता है। मुख में भोजन और स्लाइवा ने लार के मिश्रण को बोलस कहा जाता है। भोजन और लार के मिश्रण को बोलस कहा जाता है। इसका भी एक इम्पोर्टेंट वर्क है, कार्य है। जैसे कि भोजन में लार मिलने के बाद वो फिसलन हो जाता है, लुगदी चिपचिपा हो जाता है, और मुंह से लेकर आमाशय में पहुंचने में उसको आसानी हो जाता है। किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना ये फूड पाइप के जरिए में की गति क्रमानुकुंचन के कारण वो आमाशय तक आसानी से पहुंच जाता है। आमाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्टमक। आमाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है फंडस, दूसरा कार्डिया और तीसरा है पाइलोरस, ठीक है। पाइलोरस, फंडस और कार्डिया 3 पार्ट्स होते हैं आमाशय के। इसको अच्छे से याद रखिए डियर स्टूडेंट। तो पाइलोरस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आमाशय का वह भाग है पाइलोरस जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है। आगे हम लोग आपको छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज है पाइलोरस। आमाशय का वह भाग है जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, ठीक है। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, इसमें एसोफेगस दिया गया है, इसोफेजियल स्फिंक्टर दिया गया है, पाइलोरिक स्फिंक्टर दिया गया है, रूगी और स्टमक के दिया गया है, ठीक है। अब है आगे
आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। आप सबको पता होगा डियर स्टूडेंट कि जठर ग्रंथि के बारे में पहले भी इसका जिक्र हुआ था। जठर ग्रंथियां जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। जठर ग्रंथियां का वर्क क्या है? जठर रस या स्त्रावित करता है जठर ग्रंथियां। और जठर ग्रंथियां में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। फर्स्ट कोशिकाएं हैं ऑक्सेंटिक कोशिका, दूसरा है पेप्टिक कोशिका। ऑक्सेंटिक कोशिका को बोला जाता है ऑक्सेंटिक सेल और पेप्टिक कोशिका को बोला जाता है पेरेंटियल सेल। तो आपको दोनों प्रकार के सेल्स को अच्छे से याद करना है। आगे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऑक्सेंटिक कोशिका के बारे में ही हम लोग आगे विस्तार से पढ़ते हैं। ऑक्सेंटिक कोशिका, ठीक है, ये हेडलाइन डाल लीजिए आप लोग। अमाशय के जठर ग्रंथियों में वह कोशिका होती है जो HCl को स्त्रावित करती है, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में वह कोशिका होती है जो HCl स्त्रावित करती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आपको पता चल गया जठर ग्रंथियों में वह कोशिका होती है जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्त्रावित करती है, यानी कि रिलीज करती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या वर्क है हमारे आमाशय में बता चुका हूँ। यह बैक्टीरिया जो होता है भोजन में उनको नष्ट करने का काम करता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में स्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक है। आमाशय के अंदर श्लेष्मा की परत होती है जो हमारे आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाती है। जैसा कि आप सबको पता है स्टूडेंट कि HCl जो एसिड होता है थोड़ा से ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक होता है। जैसे कि अगर मनुष्य की त्वचा में अगर स्किन में HCl लग जाए तो उसमें जलन सा प्रभाव आता है, उसमें हानिकारक प्रभाव डालता है मनुष्य की स्किन में और जीवित कोशिका में। इसलिए आमाशय के अंदर श्लेष्मा की परत पाई जाती है जो आमाशय को HCl के जो प्रभाव होता है इफेक्ट से बचाता है, ठीक है। अगर कौन सा लेयर पाया जाता है स्टमक के अंदर बोला जाए तो आपको म्यूकस लेयर यानी श्लेष्मा ग्रंथ परत पाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। HCl के प्रभाव से बचाता है। पेप्टिक कोशिका, अब हमारा सेकंड है पेप्टिक कोशिका, इसके बारे में पढ़ते हैं। आमाशय के जठर ग्रंथियों में पेप्टिक सेल वह कोशिका होती है जिसे चीफ सेल या मुख्य कोशिका कहते हैं। हाँ, आमाशय के जठर ग्रंथियों में पेप्टिक सेल वह कोशिका होती है जिसे चीफ सेल या मुख्य कोशिका कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजेन एंजाइम तथा प्रोपेरिन एंजाइम स्त्रावित होते हैं। अब हमारा अगला है दोनों एंजाइम। दोनों एंजाइम अक्रिय होते हैं, ठीक है। पेप्सिनोजेन एंजाइम और प्रोपेरिन एंजाइम क्या रहते हैं? दोनों अनएक्टिव होते हैं। HCl के संपर्क में आने पर यह सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। HCl का pH मान 1.5 1.8 होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। HCl का जो pH मान होता है 1.5 होता है और 1.8 होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अम्लीय इसलिए होती है क्योंकि HCl जो होता है उसका pH मान 1.5 होता है और जहाँ का pH मान के बारे में हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जिसका भी pH वैल्यू 7 से कम होता है वो एसिड में आता है और 7 से अधिक आता है वो बेस में आता है और जो 7 रहता है वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस प्रकार से आपको तैयारी करते चले जाना है। पेप्सोनोजेन एंजाइम आप पढ़ते हैं। पेप्सोनोजेन एंजाइम HCl के संपर्क में आकर पेप्सिन में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। HCl के संपर्क में आकर पेप्सिन में परिवर्तित हो जाते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। जो पेप्सिन रहता है उसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। जब प्रोटीन को पेप्टोन पेप्टाइड्स में परिवर्तित करता है। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत अमाशय से होती है। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत अमाशय से होती है, याद रखना, क्योंकि
प्रोटीन के पाचन की शुरुआत के बारे में हमेशा पूछा जाता है। इससे पहले वीडियो में उन्होंने भी और पहले भी जिक्र किया था इसके बारे में, प्रोटीन के बारे में, कि इसका डाइजेशन कैसा होता है, पाचन कैसा होता है। अब हम इसके आगे का वीडियो अगले बार अपलोड करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। प्रोटीन एंजाइम, प्रोरेनिन एंजाइम, ठीक है डियर स्टूडेंट। पढ़ते हैं प्रोरेनिन एंजाइम के बारे में। प्रोरेनिन एंजाइम HCl के संपर्क में आकर रेनिन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। रेनिन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। रेनिन दूध का पाचन करता है। रेनिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेक्टिन, एक्टिन। रेनिन के बारे में पहले लैक्टोज वगैरह पढ़े होंगे। तो क्या करते हैं, रेनिन दूध का पाचन करता है, डाइजेशन करता है दूध का, जैसे दूध हम लोग पीते हैं ना नाइट में, उसका पाचन करता है। यह केसिन को पहले पैराकेसिन में परिवर्तित करता है, फिर पैराकेसिन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार से इसका साइकिल चलता जाता है। अगला जो है डाइजेशन सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन शर्करा के रूप में होता है। हम पहले आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जितने भी मनुष्य हैं, जो भी जीव जंतु भोजन करते हैं, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलता है चावल में, गेहूं में, और मिलता है शकरकंद और आलू में। इसमें कार्बोहाइड्रेट का अधिकतम मात्रा पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी का जो स्तर है बहुत ज़्यादा रहता है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन शर्करा के रूप में होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। और फैट का पूर्ण पाचन फैटी एसिड के रूप में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वसा का पाचन किसके रूप में होता है, तो फैटी एसिड के रूप में होता है। फैट का पाचन फैटी एसिड के रूप में होता है, आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन का पूर्ण पाचन एमाइनो एसिड के रूप में होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैट का फैटी एसिड और प्रोटीन का एमाइनो एसिड के रूप में पाचन होता है। दूसरा है विटामिन तथा मिनरल्स का पाचन नहीं होता है। विटामिन और मिनरल्स का पाचन नहीं होता, ये पहले से ही सूक्ष्म अवस्था में